दोस्तों वीडियो आ चुकी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। आपको मैं सारी डिटेल्स देने वाली हूँ। क्या प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस रहेंगे, क्या थ्योरी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन कहाँ से मिलेंगे, और जो प्रैक्टिकल के चैप्टर्स हैं वो मेंबर्स वाली कौन सी वीडियोज़ हैं जो अभी तक आपको नहीं दिखी हैं पर वो अपलोड हो चुकी है। सारी डिटेल्स इस वीडियो के दौरान आपके साथ शेयर होने वाली हैं, तो कृपया करके वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग आपको अपने चैनल पर विजिट करके दिखा देते हैं कि हम लोग क्वांटिटेटिव का क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे जाना है। यहाँ हमारी इंस्टा आईडी का आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ आपको एक कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनको मैं एज अ कोर्स इन्वॉल्व करती जा रही हूँ। फिलहाल हम क्वांट्स की बात कर रहे हैं, तो क्वांट्स के अंदर मैंने इसकी वीडियोस जो है, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तो तब मैंने इसकी ऑलमोस्ट सभी प्रैक्टिकल चैप्टर्स की वीडियोस रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है, अब वो वीडियोस मैंने अपलोड नहीं की हैं, पर जो अपलोड हो चुकी है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। यहाँ पे लास्ट में जैसे हम स्क्रॉल करेंगे ना, न्यू वीडियोस मैंने यहाँ पे डाली हैं। देखिए, प्रोबेबिलिटी की एक ही वीडियो आएगी, अपकमिंग है, यानी कि अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ये 8 बजे वीडियो पब्लिक होने वाली है, तो ये वीडियो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। आफ्टर दैट इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन चैप्टर की भी वीडियो बना दी है। ठीक है, आफ्टर दैट एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट आपकी जो बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग कोरिलेशन चैप्टर है। आफ्टर दैट रिग्रेशन चैप्टर है, यानी कि टोटल 4 चैप्टर जो हमने इस साल प्रैक्टिकल के अपनी यूट्यूब चैनल पे कवर किए हैं, वो चारों चैप्टर। आफ्टर दैट अभी थोड़े दिनों में मार्केट में आने वाला है जी फाइनल टच, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। पर आपको पता है यूनिट 2 की हमारी वीडियोस ओनली मेंबर्स के लिए रहती हैं और फाइनल टच की भी। तो आपके हाथों में आपको फाइनल टच खुद खरीदना है या आपको जैसे भी सही लगे। क्या है, बाकी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी आने वाले दिनों में। अब बात करते हैं कि थ्योरी क्या करनी है। प्रैक्टिकल आई थिंक आपको क्लियर है कि प्रैक्टिकल का क्या क्या है। अब थ्योरी बच्चे कहते हैं, कुछ कहते हैं कि हमने थ्योरी भी करनी है। भाई करो, हम आपको थ्योरी से बिल्कुल मना नहीं करते हैं कि नहीं करनी है, पर जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों की थ्योरी करवाने वाली हूँ। नो डाउट आपको पूरी ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, यूनिट 1 की थ्योरी, 2 की थ्योरी। ठीक है, पर यूनिट 2 की थ्योरी आपको तब तक समझ नहीं आएगी जब तक आपको उसके प्रैक्टिकल नहीं आते हैं, क्योंकि पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी है, पूरी फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड थ्योरी है। और फॉर्मूलाज आपको तभी समझ आएंगे जब आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए होंगे, फिर आप उसके बेसिस पे थ्योरी भी अटेम्प्ट कर पाओगे। बाकी यूनिट 1 की थ्योरी मैं आपको पूरी क्लियर करूंगी, यूनिट 2 की भी समझाऊंगी। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक मेरी तरफ से पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लियर है आपके लिए। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर यूजफुल इन बिजनेस, की कैसे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो है वो यूजफुल है बिजनेस के अंदर, तो हमें वो चीज़ें यहाँ पे बतानी है। फर्स्ट ये क्वेश्चन है जो 2025 में आया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शंस पूछ वही रहे हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, कैसे यूजफुल है। तो ये दोनों बार क्वेश्चन आया है, मिलता जुलता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का मतलब होता है कि हम लोग बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं डाटा या नंबर्स या मैथ या स्टैटिक्स का यूज़ करके। सिंपल वर्ड्स में हम नंबर्स का यूज़ करके अपने बिजनेस के डिसीजंस को और बेटर बनाते हैं। यानी कि जैसे हम अपने पास्ट डाटा को अनालाइज करते हैं, नंबर्स को चेक करते हैं कि पिछले सालों में क्या नंबर्स थे, उसकी बेसिस पे हम अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और उसी अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को सुधार करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक शॉपकीपर है, वो चेक करता है कि हाउ मैनी चॉकलेट्स सोल्ड येस्टरडे, कि कल कितनी चॉकलेट्स बिकी थी, ताकि वो ये डिसाइड कर पाए कि आज उसकी कितनी चॉकलेट्स बिकेंगी। फॉर एग्जांपल कोई रेडी वाला है, बर्गर वाला है, जो आप लोगों में आजकल फेमस है। सो जो बर्गर वाला है, अब बर्गर वाला किस बेसिस पे आज के दिन में बर्गर प्रिपेयर करेगा, वो देखेगा ना कि कल मेरे कितने सेल हुए। या कोई भी रेडी वाला, ठीक है ना, वो पहले देखेगा कि आज मेरे एक दिन पहले वाले डाटा क्या बोलते हैं कि कितना सेल हुआ, अगले दिन फिर उसी अकॉर्डिंग वो प्रिपरेशन करता है सामान की। तो ये सिंपल यूज़ है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का, कि आप डिसीजन ले पाते हो, नंबर्स का यूज़ करके बेटर डिसाइड कर पाते हो। ठीक है, अब कैसे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भाई आपके बिजनेस के लिए बहुत यूज़फुल है। पहली बात, आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करती है, हेल्प इन बेटर डिसीजन मेकिंग। मैनेजर्स ये नंबर का यूज़ करके, डाटा का यूज़ करके बेस्ट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट प्रॉफिट्स आपको दे रहे हैं, तो नंबर्स आपकी हेल्प करेंगे डिसाइड करने में कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर है। ठीक है जी। सेकंड,
क्या यूजफुलनेस है कि फ्यूचर को प्लान करने में आपकी मदद करता है। बिजनेसेस अपने पास्ट डाटा को स्टडी करके अपने फ्यूचर को गेस कर सकते हैं कि फ्यूचर में कितनी सेल होगी। थर्ड, आप अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। बिजनेसेस के पास लिमिटेड थिंग्स होंगी लाइक मनी, वर्कर्स, मशीन, मटेरियल। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक आपकी मदद करेगी कि आप इन चीज़ों का बेस्ट और स्मार्टेस्ट वे में अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाओ, एक एक कतरे का इस्तेमाल कर पाओ। ठीक है। फोर्थ यूजफुलनेस क्या है कि कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी आपकी ये मदद करते हैं नंबर्स। मैनेजर्स अपने पुराने डाटा को देखते हुए देख सकते हैं कि कहाँ पे उनके पैसे वेस्ट हो रहे हैं, कहाँ पे वो अननेसेसरी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपकी मदद करेगी। ठीक है। फिफ्थ कहाँ पे यूजफुल है, हेल्प इन मैनेजिंग। आप अपने स्टॉक इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा, कि कितना स्टॉक आपको अपने हाथ में रखना चाहिए। अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक भी आप लेके रख लोगे तो आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, और बहुत कम स्टॉक होगा तो हो सकता है कि कस्टमर आए और आपके पास प्रोडक्ट ही ना अवेलेबल हो। तो आपको एक स्टॉक को मैनेज करना कि कितने स्टॉक की आपको ज़रूरत है वो भी पता होना चाहिए। वो उसमें भी आपका ये क्वाउटी जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हेल्प करेगी कि कितना राइट अमाउंट ऑफ स्टॉक आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। सिक्स्थ, ये आपकी कहाँ हेल्प करेगी, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। बहुत सारी बिजनेसेस में प्रॉब्लम्स आती हैं, बिकम्स ईजियर जब वो इन नंबर्स या कैलकुलेशंस का यूज़ करते हैं ना। बहुत सारी बिजनेस की प्रॉब्लम्स ईजी हो जाती हैं या ईजिली सॉल्व हो जाती हैं। जैसे कि अगर आपको कोई ट्रांसपोर्टेशन का रूट सिलेक्ट करना है या बेस्ट प्रोडक्शन का प्लान देखना है, तो क्वांटिटेटिव टेक्निक आपको इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत बड़ी हेल्प करती है। अब ये तो देखिए कि क्या यूजफुलनेस है, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब क्वांटिटेटिव टेक्निक के इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या हैं, यानी कि अगर आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक को अप्लाई करना है तो क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले चीज़ चाहिए आपको डाटा को कलेक्ट करना है। ये डाटा इंपॉर्टेंट बिजनेस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, फिर उस डाटा को करती है एनालाइज, नंबर्स को स्टडी करती है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती है कि क्या प्रॉब्लम है, फिर डिसीजन लेने में आपकी मदद करती है, फिर आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को प्लान करती है। ठीक है, पूरे फंक्शंस बता देने हैं। आफ्टर दैट आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को ये कंट्रोल करती है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, जिसके अंदर हमने क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की क्या यूजफुलनेस है वो भी देखी और क्या इंपॉर्टेंस है वो भी देखे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखिए 2025 में एग्जाम में आया है, और ये क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स की जो हेडिंग है ना, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अपनी बुक दिखाई है, हेडिंग्स वही हैं। बुक के अंदर आपको प्रॉपर इस क्वेश्चन का एक डायग्राम मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको पूरे पॉइंट्स की हेडिंग लिखी होंगी। पॉइंट्स वही हैं, पर ये क्वेश्चन ना जी बहुत लेंथी है। यानी कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर की पूरी थ्योरी जितनी भी है सब कुछ इसके अंदर आ जाता है क्लासिफिकेशन के अंदर। तो पूरी लेंथ तो बहुत ज़्यादा है, तो आपको मैं इजी भाषा में समझाऊंगी एक एक पॉइंट, तो थोड़ा हो सकता है लेंथी हो जाए पर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद आपको कितनी हेडिंग्स लर्न करनी है टोटली आपके हाथों में है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी सारे पॉइंट्स लर्न करो, ठीक है, कोई भी आप 5 to 6 पिकअप कर सकते हो। अब देखिए क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का मतलब क्या होता है कि हम नंबर्स का यूज़ करते हैं ताकि हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ और अच्छे डिसीजंस ले पाएँ। इन टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं। दीज टेक्निक्स को हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव टेक्निक, सेकेंड वन इज़ स्टैटिकल क्वांटिटेटिव टेक्निक, एंड थर्ड वन इज़ प्रोग्रामिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब तीनों टेक्निक्स के अंदर 8 से 10-10 पॉइंट, तीनों के अंदर अलग अलग 10-10 पॉइंट हैं। तो आप इन तीनों के अंदर 5-5, 6-6 कितने भी पॉइंट्स जो आपको याद रहे हेडिंग्स वो कर सकते हो। तीनों अलग अलग हैं क्लासिफिकेशन के अंदर, इन तीनों को हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सबसे पहले की बात करते हैं मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव टेक्निक। दिस टेक्निक यूजेज, ये जो टेक्निक है ये सिंपल मैथमेटिक्स या फॉर्मूलाज का यूज करती है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इट इज़ जस्ट लाइक डूइंग कैलकुलेशन, जैसे बेसिक कैलकुलेशंस हम करते हैं मैथ में। एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं। जैसे एक शॉपकीपर है, उसने पेन खरीदा है 10 रुपये का और उसको सेल किया है 15 रुपये का, तो हम प्रॉफिट जानने के लिए क्या करेंगे, सिंपल मैथ की कैलकुलेशन करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके हम अपना प्रॉफिट निकालेंगे। तो ये मैथमेटिक्स सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करके आंसर्स को फाइंड करते हैं। इसी तरह इसको बिजनेस में भी इस्तेमाल किया जाता है। मैथमेटिकल टेक्निक का यूज़ लोग बिजनेस में भी करते हैं, अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, और कैलकुलेट करने के लिए कि कितने प्रोडक्ट को उन्हें प्रोड्यूस करना है। सो मैथमेटिकल टेक्निक क्या हुआ, इज इक्वल्स टू मतलब यूजिंग सिंपल
मैथ के जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं ना, तो सिंपल मैथ्स का यूज़ कर रहे हैं। द मेन मैथमेटिकल, अब मैथमेटिकल मैंने बोला ना हर पॉइंट के अंदर 8 से 9 पॉइंट होंगे, तो मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव टेक्निक के कुछ मेन टेक्निक्स हैं या कह सकते हो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये सभी की हेडिंग्स हैं, 7 to 8 पॉइंट्स है, 7 पॉइंट्स हैं इसके। अब इन 7 के 7 पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी, फिर सेकंड पे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है प्रीमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। प्रीमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का यूज किया जाता है ताकि हम डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स को फाइंड कर पाएं, या सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाए। ध्यान से सुनना, अभी समझ आ जाएगा प्रीमुटेशन का मतलब क्या होता है। अब सबसे पहले देखो प्रीमुटेशन क्या होता है, ध्यान से समझना, अभी क्लियर हो जाएगा। प्रीमुटेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को ना एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना, अरेंजिंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स हैं, A, B और C, ठीक है। अब इनको किस किस तरह के डिफरेंट ऑर्डर्स में हम लोग बिठा सकते हैं, तीनों स्टूडेंट्स को। A, B, C को बिठा सकती है, A, C, B को बिठा सकती है, B, C, A, CAB या CBA, किसी भी तरह, मतलब क्या क्या अरेंजमेंट्स है, किस ऑर्डर में, इन सभी तरीकों से हम इन स्टूडेंट्स को बिठा सकते हैं ना। ये सारे तरीके लिखे हुए हैं, तो डिफरेंट ऑर्डर्स है। ईच अरेंजमेंट जो हम करेंगे उसको बोलते हैं, को क्या बोलते हैं, परमुटेशन। सो परमुटेशन हमारी हेल्प करती है कि जब हमारे ऑर्डर इंपॉर्टेंट होते हैं तो चीज़ को एक ऑर्डर में लगाना। और कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आप चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हो विदाउट केयरिंग अबाउट ऑर्डर्स। स्पेसिफिक चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हो, आप ऑर्डर की परवाह नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल जैसे हम कोई भी 2 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, ABC जैसे ग्रुप बना हुआ है, तो उसमें से कोई भी रैंडमली 2 स्टूडेंट को हम लोग पिक कर रहे हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे ऑर्डर नहीं देखना है कि हमें उनको, जैसे परमुटेशन में क्या था कि हमें ऑर्डर वाइज बिठाने हैं, पर कॉम्बिनेशन में हम 2 बच्चों को कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ऑर्डर की चिंता नहीं करेंगे। सो परमुटेशन क्या होता है कि आप उसको अरेंज कर रहे हो एक ऑर्डर में, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी 2 को सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। पॉइंट की हेडिंग दोबारा देख लेते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है ताकि हम डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स को फाइंड कर पाएँ और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर पाएँ। सो आई होप आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों क्लियर है। सेकंड पॉइंट की हेडिंग क्या है भाई, इसकी सेकंड पॉइंट की हेडिंग है सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्या करती है, सेट थ्योरी डील्स विद ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट थ्योरी सिंपली क्या करती है, आइटम्स को कलेक्ट करती है। जैसे कि सेट ए के अंदर आपके एग्जांपल्स हैं 1 2 3 4, सेट बी में है 3 4 5 6। तो सेट थ्योरी का यूज़ करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि क्या कॉमन एलिमेंट्स हैं इन दोनों के बीच में। जैसे 3 कॉमन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 4 कॉमन है, हमें दिख रहा है कि 3 और 4 कॉमन है ना। डिफरेंट एलिमेंट्स को देख सकते हैं, रिलेशनशिप क्या है इन ग्रुप्स के बीच में वो देख सकते हैं। एग्जांपल अगर हम इसको बिजनेस में यूज़ करते हैं, सो कंपनी में स्टडी ग्रुप ऑफ अ कस्टमर को स्टडी कर सकती है कि हु बाय प्रोडक्ट ए, कौन प्रोडक्ट ए को बाय करेगा, और दूसरा ग्रुप कौन सा होगा जो प्रोडक्ट बी को बाय करेगा। सो सेट थ्योरी का यूज़ करके हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर हैं जो बोथ प्रोडक्ट्स को बाय करेंगे, मतलब दोनों सेट्स के अंदर कौन से कॉमन, जैसे हमने देखा 3 और 3 इसमें भी है, 4 और 4 इसमें भी है। तो सेट थ्योरी का यूज़ करके हम देख पाएंगे कि कौन सी कलेक्शन ऑफ आइटम्स है जो दोनों ग्रुप्स के लोग ले रहे हैं, ठीक है। जो बोथ प्रोडक्ट, मतलब कौन से लोग हैं जो दोनों प्रोडक्ट्स पे, या दोनों, जैसे अब मैं बीकॉम भी पढ़ा रही हूँ और एमकॉम भी, मैं देखूंगी कि कौन से स्टूडेंट्स या बीकॉम और एमकॉम दोनों के वीडियोस को जो देख रहे हैं ना। तो सो सेट थ्योरी हेल्प करती है हमें ग्रुप ऑफ डाटा को एनालाइज करने में। थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंदर, मैथमेटिकल के अंदर, मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स एक टेबल होता है जिसमें, मैट्रिक्स इज अ टेबल ऑफ नंबर अरेंज, जिसमें हम रो एंड कॉलम्स को अरेंज करते हैं। अगर आपने 10th या +2 में मैथ्स लिया होगा तो आपको मैट्रिक्स पता होगा कि हम एक मैट्रिक्स को सॉल्व करते थे उसके अंदर, ठीक है। मैट्रिक्स बना होता था, रो एंड कॉलम वाइज बना होता, तो इसको एक मैट्रिक्स बोलते थे। सो मैट्रिक्स क्या हेल्प करते हैं, हमें ऑर्गेनाइज और कैलकुलेट करने में मदद करते हैं। जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होता है ना, हम उसको मैट्रिक्स की हेल्प से इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। सो मैट्रिक्स अलजेब्रा का बिजनेस में यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैन बी यूज फॉर, बहुत सारी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है, और बिजनेस को आगे फोरकास्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट और ईजी बना देता है।
ठीक है। आई थिंक आपको मैट्रिक्स एल्जेब्रिक थर्ड पॉइंट क्लियर है। फोर्थ क्या है, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स ये भी हमारा मैथ्स का एक चैप्टर था पूरा, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स एक स्पेशल मैथमेटिकल, अब देखो मैथमेटिक की टेक्निक्स देख रहे हैं ना, तो सारे मैथ्स के जितने चैप्टर थे हमें 10th या +2 में अगर किसी ने लिया था तो वही पॉइंट्स की हेडिंग है, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स एक स्पेशल मैथमेटिक टूल होता है रिलेटेड टू, ये भी मैट्रिक्स होता है। इसका हम लोग यूज करते हैं साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इक्वेशंस मीन्स 2 और मोर इक्वेशंस को हम लोग जब एक साथ सॉल्व करते हैं, जैसे हमें 2 इक्वेशंस दी हुई है, अब हमें इन्हें सॉल्व करना है, y से y कट हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 12 वैल्यू आ जाएगी। सो डिटर्मिनेंट्स वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो डिटर्मिनेंट्स की मदद से हम x एंड y की वैल्यू, यहाँ पे अभी मैंने x की वैल्यू आपको बता दी कि 12y है ना, x प्लस x 2x, तो यहाँ पे 12 तो 6 आएगी आई थिंक, है ना। तो हम लोग ऐसे कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इसका बिजनेस में क्या यूज है, ये आपके बिजनेस की इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है, इकोनॉमिक मॉडल्स को एनालाइज करने में मदद करता है, और प्लान बिजनेस की प्रॉब्लम्स में जो प्रॉब्लम्स आती है उनको प्लान करने में मदद करता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें फ्यूचर में आ सकती हैं। ये था ऊपर वाला डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेंट्स। अगला है डिफरेंशिएशन, ये भी हमें मैथ्स का एक चैप्टर था मैथ्स की बुक में। डिफरेंशिएशन इज अ मैथमेटिकल मेथड जिसका हम यूज करते हैं स्मॉल चेंजेस को स्टडी करने के लिए इन वन वेरिएबल विद अनदर वेरिएबल चेंजेस। सिंपल वर्ड्स में हमें बताता है कि कौन सी चीज़ कितनी जल्दी बदल रही है, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। अगर आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट भी चेंज होगा, कितनी जल्दी होगा वो हमें ये डिफरेंशिएशन ही बताएगा। हेल्प करता है कि हमें जानने में कि हाउ प्रॉफिट चेंज, जब हमारी प्रोडक्शन चेंज होती है तो कितना प्रॉफिट हमारा कैसे चेंज होता है। इसका बिजनेस में हम लोग यूज़ करते हैं अपनी कॉस्ट को एनालाइज करने के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और मार्जिनल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। 6th पॉइंट है मैथमेटिकल का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, जो डिफरेंशिएशन हम ऊपर करके आए हैं ना पॉइंट, अभी हमने ये वाला किया, इसका ऑपोजिट है, रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन स्टडी करता है स्मॉल चेंजेस, ठीक है, उसी के ऑपोजिट इंटीग्रेशन हेल्प करता है टोटल वैल्यू को फाइंड करने में। एग्जांपल, इफ वी नो द रेट ऑफ द सेल पर डे, कि हमें पता है कि सेल पर डे का क्या रेट है, तो इंटीग्रेशन आपकी हेल्प करेगा फाइंड करने में कि पूरे मंथ की, मतलब अगर आपको अपनी एक दिन की सेल पता है तो इंटीग्रेशन आपको टोटल वैल्यू यानी कि बताएगा कि आपकी एक महीने की सेल कितनी होगी, ठीक है। तो हम इसका बिजनेस में कैसे यूज़ करते हैं, टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करने के लिए और अपनी इकोनॉमिक को एनालाइज करने के लिए। अब अगला पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है ये मैथमेटिकल का, डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशंस मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जिसके अंदर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हमें रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन द वेरिएबल एंड द रेट ऑफ चेंजेस के बीच में एक रिलेशन बताते हैं। इन इकोनॉमिक्स, जैसे एग्जांपल देखो, इकोनॉमिक्स डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन शो कि हमें क्या बताती है कि हाउ डिमांड चेंज, कैसे डिमांड चेंज होती है टाइम के साथ, कैसे पॉपुलेशन ग्रो होती है, कैसे इन्वेस्टमेंट ग्रो होती है। तो आप इसका बिजनेस में कैसे यूज़ कर सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हेल्प करती है आपको आपकी ग्रोथ को एनालाइज करने में, फोरकास्ट करने में और इकोनॉमिक मॉडलिंग में, ठीक है। तो ये सारी मैथमेटिकल टेक्निक्स के हमने 7 पॉइंट्स देखे। अब इसके बाद सेकंड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज अवर स्टैटिकल क्वांटिटेटिव टेक्निक। मैं अपनी तरफ से आराम से समझा रही हूँ, मुझे जल्दी नहीं करनी है क्योंकि मुझे क्लैरिटी देनी है, ठीक है। जिसको भी जल्दी है भाई फटाफट भगा के भी वीडियो देख सकते हो, पर मुझे यह क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। सेकंड क्लासिफिकेशन है स्टैटिकल क्वांटिटेटिव टेक्निक, यानी कि इसके अंदर भी 8 to 10 पॉइंट्स होंगे। अब स्टैटिकल क्या है, दिस टेक्निक यूज डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये डाटा और इंफॉर्मेशन का यूज करती है ताकि ये चीज़ों को और अच्छे से समझ सके। हेयर वी, यहाँ पे हम लोग डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, उसके बाद डिसीजंस लेते हैं। पहला मैथमेटिकल्स था, उसमें हम सिंपल मैथ का इस्तेमाल कर रहे थे, जो मैथ के फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल कर रहे थे। पर स्टैटिकल क्वांटिटेटिव में हम डाटा को कलेक्ट करके, उसको स्टडी करके फिर उसके ऊपर डिसीजंस लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि एक टॉय की शॉप का ओनर है, अब उसको जानना है कि विच टॉय, मतलब कौन सा टॉय बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो वो अपनी सेल्स को चेक करेगा, पिछले 6 महीने की सेल्स में देखेगा कि कौन सा टॉय सबसे ज़्यादा बिका है, कौन से टॉय को, कौन सी कार को बच्चों ने सबसे ज़्यादा खरीदा है, तो वो उसी प्रोडक्ट की ज़्यादा स्टॉक को अपने पास रखेगा, उसको पता है कि इस चीज़ की सेल ज़्यादा है। सो बिजनेसेस में भी स्टैटिकल टेक्निक हमारी हेल्प करती है सेल्स को अंडरस्टैंड करने में, फ्यूचर में क्या डिमांड होगी उसको प्रिडिक्ट करने में और मार्केट के
ट्रेंड को स्टडी करने में हमारी ये मदद करती है। सो स्टैटिकल टेक्निक बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग अपने पुराने डाटा को स्टडी करते हैं ताकि हम समझ पाएँ कि क्या हो रहा है और आगे किस चीज़ की हमारे पास डिमांड आ सकती है। हम पुराने डाटा को प्रॉपर स्टडी करेंगे फिर कोई भी फैसला लेंगे, ठीक है। अब ये स्टैटिकल क्वांटिटेटिव टेक्निक का आई थिंक मीनिंग आपको क्लियर है। अब इसी के आगे हम लोग इसके पॉइंट्स देखेंगे। स्टैटिकल के अंदर भी आई थिंक 8 to 10 पॉइंट्स हैं। इसके अंदर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे हम पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर मेजर करेंगे, फिर कोरिलेशन, ये सारे मैं आपको समझाऊंगी। इसके यहाँ पे कितने पॉइंट्स आप देख लीजिए, टोटल 10 पॉइंट्स हैं। 10 के 10 मैं आपको समझाऊंगी, आपके हाथ में आपको कितने करने हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि इतना लंबा क्वेश्चन क्योंकि ये बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 पॉइंट पहले के थे, उसके बाद 10 पॉइंट्स इसके हैं, अगले के 12 पॉइंट्स हैं इसके तीसरे वाले के। तो बहुत सारी हेडिंग्स है, आप कुछ भी सिलेक्शन कर सकते हो। मुझे बच्चे बोलते हैं कि दीदी आपने पूरा क्वेश्चन नहीं करवाया, इसलिए ये तो पूरा ही फर्स्ट चैप्टर इसके अंदर आपका कवर हो जाएगा। सेकंड फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब क्या है कि आप सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो, नंबर्स अबाउट समथिंग सब कुछ कलेक्ट कर रहे हो। बिफोर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम हम पहले करेक्ट डाटा को कलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि एक टॉय शॉप का ओनर है, वही फिर से एग्जाम्पल है कि आपको देखना है कि कौन सा टॉय है, तो पहले आप डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। देखोगे कितने नंबर ऑफ टॉयज सेल हुए थे, कौन से टाइप के टॉयज सेल हुए थे और पर डे की सेल कितनी थी। सो ये दिस इंफॉर्मेशन को हम डाटा बोलते हैं। सो सिंपल वर्ड में फर्स्ट पॉइंट कलेक्शन ऑफ डाटा, कि आप सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे। सेकंड, आप मेजर करोगे सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस और कोटोसिस को। ये 4 मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप मेजर करोगे। मैं समझाती हूँ डाटा को बेटर, अच्छे से डाटा को समझने के लिए इन मेथड का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि आप एवरेज वैल्यू को फाइंड कर रहे हो। द मेन टाइप्स आर, यानी कि मीन, मीडियन, मोड, मोस्ट कॉमन वैल्यू, मिडल वैल्यू, सिंपल एवरेज आप फाइंड कर रहे हो, एवरेज वैल्यू फाइंड करो। अगर 5 स्टूडेंट्स गेट मार्क्स, 5 बच्चों को मार्क्स मिल रहे हैं 10, 20, 30, 40, तो एवरेज क्या होगा, एवरेज इज अवर 30। आप ऐड करके डिवाइड करके देख लेना, एवरेज आएगा, एवरेज मीन आएगा हमारा 30। सो सेंट्रल टेंडेंसी हमें क्या बताती है कि व्हाट इज द टिपिकल वैल्यू इन दिस डाटा, कि कौन सी वैल्यू मतलब एवरेज इसमें आ रही है, टिपिकल आ रही है। सेकेंड है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन हमें बताता है कि आप डाटा को कैसे स्प्रेड आउट कर सकते हो। यानी कि 2 क्लासेस हैं, ठीक है, 2 क्लासेस में हैव द सेम एवरेज मार्क्स, 2 क्लासेस में बच्चों के सेम एवरेज मार्क्स आए हैं, जैसे 30 और 30 दोनों क्लासेस के बच्चों के एवरेज है, ठीक है। बट इन 1 क्लास मार्क्स, एक क्लास में, तीसरी क्लास में मार्क्स बिल्कुल ही अलग आए हैं, डिफरेंट आए हैं। ही इज द अदर, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। सो डिस्पर्जन हमें क्या बताता है कि हाउ मच द वैल्यू डिफर फ्रॉम ईच अदर, कि कितनी वैल्यू में डिफरेंस आया है, वो हमें ये बताता है। फर्स्ट वन में हम सिर्फ उसका एवरेज देख रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी में हम उसका एक एवरेज देखेंगे कि कितना आ रहा है। डिस्पर्जन में हम देखेंगे कि फर्स्ट वाले से दूसरे वाले का कितना डिफरेंस आया, कितनी वैल्यू में डिफरेंस आया है। और स्क्यूनेस तीसरे में क्या देखेंगे, हमें बताएगा कि जो हमारा डाटा है क्या वो टाइटल टू वन साइड है या नहीं है, whether the data is tilted to one side or not. If most values are small and a few values are very large, तो data becomes skew। मतलब यहाँ पे आपको समझना है कि अगर आपकी कुछ वैल्यूज है जो स्मॉल है और कुछ वैल्यूज है जो बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो आपका डाटा एक तरह से टिल्टेड हो जाएगा, वन साइडेड हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज एक तरफ, तो मतलब जब आप देखो ना, तराजू है, तराजू के एक साइड वैल्यूज लार्ज है और एक साइड स्मॉल है, तो एक तरह से टिल्टेड हो गया, एक साइड ही तराजू का पलड़ा भारी रहेगा ना, दूसरी साइड तो नहीं रहेगा। तो हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि क्या शेप होगी हमारे डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको समझना, पर आपको इसको अब कैसे एक्सप्लेन करना है, मैं तो अपनी तरफ से आसान भाषा में इतना लिखा हुआ है कि इससे आसान में मैं नहीं समझा सकती इसको। अब इसका लास्ट पॉइंट है कर्टोसिस, ये भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। कर्टोसिस क्या है, ये हमें बताता है कि हाउ हाई और फ्लैट द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना कि उसकी शेप क्या है, ठीक है। तो ये उसमें भी यही चीज़ बताते हैं कि इट शो कि हाउ शार्पली द डाटा इज कॉन्सेंट्रेटेड अराउंड द एवरेज, कि कितनी शार्पली हमारा डाटा कट कर रहा है किसी लाइन को, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है अराउंड द एवरेज। तो फर्स्ट वन वाले में हमने एवरेज देखा कि एवरेज क्या होगा। सेकंड वाले में हम देख रहे हैं कि जैसे 2 बच्चों के क्लास की एवरेज मार्क्स सेम आए हैं, पर तीसरे के बिल्कुल ही डिफरेंट आए हैं, तो कितनी वैल्यू में डिफर है वो देख रहे हैं। स्क्यूनेस में हम देख रहे हैं कि हमारा डाटा कितना पलड़ा एक तरफ का भारी है। और फोर्थ में हाउ हाई और फ्लैट द डाटा, ठीक है, कितना शार्पली वो कंसंट्रेट कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है इसका,
कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, ये मेथड स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अब ये जो कोरिलेशन और रिग्रेशन है ना, इसके ऊपर आपका इसी बुक के अंदर लास्ट वाले 2 चैप्टर्स हैं, दोनों के ऊपर मैंने आपको प्रैक्टिकल की वीडियोस बना के दे दी हैं, और यूनिट 2 की थ्योरी के अंदर भी हम इसके ऊपर डिटेल में एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं कि क्या कोरिलेशन है, क्या रिग्रेशन है। फिलहाल के लिए इतना समझ लो, इन दोनों के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जैसे 2 वेरिएबल्स का रिलेशन है। कोरिलेशन हमें बताता है कि कैसे दो चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एडवर्टाइजमेंट अगर हम ज़्यादा करेंगे तो हमारी सेल इंक्रीज होगी, तो दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। सेकंड, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी, दोनों चीज़ें आपस में रिलेटेड है। तो कोरिलेशन हमें क्या बताता है कि कैसे दो चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ चलती हैं। और रिग्रेशन हमें क्या बताता है, रिग्रेशन हेल्प्स अस प्रिडिक्ट वन वैल्यू, एक वैल्यू को प्रिडिक्ट करके दूसरी वैल्यू की मदद से कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है, यानी कि प्रिडिक्ट वन वैल्यू यूजिंग द अनदर। एक वैल्यू आपको गिवन होगी रिग्रेशन के अंदर, दूसरी आपको प्रिडिक्ट करके निकालनी होती है। जैसे कि अगर हमें एडवर्टाइजमेंट के खर्चे पता है तो हम एस्टिमेट यानी कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में, जैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करूंगी 25 से 30 हज़ार, तो मैं सोच के चल सकती हूँ कि मेरी आगे सेल्स कितनी होनी चाहिए, क्योंकि अब मैंने इतना तो खर्चा ही कर दिया, अब उतनी सेल्स तो नहीं होनी चाहिए, मेरा एस्टिमेशन उससे बहुत ज़्यादा है। सो रिग्रेशन हेल्प करता है हमारी प्रिडिक्शन में। सो आई होप आपको रिग्रेशन और कोरिलेशन का बेसिक मीनिंग क्लियर है। आगे इसके लॉन्ग फुल फ्लेज क्वेश्चंस भी आएंगे जो आपको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगी, पर वो आपको तभी समझ आएंगे जब आपको प्रैक्टिकल पता होंगे, ठीक है। आफ्टर दैट इसका 4th पॉइंट क्या है, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मेजर करती हैं चेंजेस इन समथिंग ओवर टाइम, जैसे टाइम के बाद हर चीज़ में कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है, ठीक है। जैसे कि इफ़ द प्राइस ऑफ फूड आइटम्स इंक्रीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, साल साल बाद कुछ ना कुछ प्राइस के फूड के आइटम्स के प्राइस बढ़ते रहते हैं। सो हम लोग मेजर कर सकते हैं कि प्राइस इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से कि प्राइस कितना बढ़ रहा है। कॉमन एग्जाम्पल है जैसे कि लिविंग इंडेक्स की कॉस्ट प्राइस इंडेक्स। तो इंडेक्स नंबर शो करते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज ओवर द टाइम कितना हो रहा है प्राइस, ठीक है जी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस स्टडी करती है डाटा कलेक्टेड ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड। टाइम सीरीज एनालिसिस देखती है कि जो डाटा कलेक्ट किया हमने डिफरेंट टाइम पीरियड्स का, टाइम सीरीज अलग अलग टाइम पीरियड का डाटा लेके उसको एनालाइज करती है, ठीक है। जैसे सेल पर मंथ देखते हैं, फिर प्रोडक्शन पर ईयर देखते हैं, फिर पॉपुलेशन पर डिकेड देखते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डाटा को लेके कलेक्ट करके, टाइम पीरियड्स के डाटा को लेके फिर उसको देखते हैं, ठीक है। पैटर्न्स को देखता है बिजनेस, फिर उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर के ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करता है। तो टाइम सीरीज क्या हुआ कि आप डाटा को ओवर द टाइम चेक कर रहे हो, अलग अलग टाइम पीरियड का डाटा लेके उसको चेक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। 6 क्या है, ये भी आपकी बुक का आई थिंक चैप्टर नंबर यूनिट 2 का फर्स्ट ही है, चैप्टर नंबर इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, ठीक है। ये आपका इसके अंदर क्या होता है, दीज मेथड्स हेल्प अस, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, स्टैटिकल टेक्निक्स कर रहे हैं, है ना। तो हमारा सब्जेक्ट भी तो वही है ना, क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिकल टेक्निक्स। तो उसी के पॉइंट्स आपकी बुक के ही चैप्टर्स के नाम आ रहे हैं अब। इंटरपोलेशन एंड एक्सट्रापोलेशन, ये मेथड हमें हेल्प करता है एस्टिमेट करने में मिसिंग और फ्यूचर वैल्यूज को। अगर आपने इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं तो आपको पता होगा, इसके अंदर हम एस्टिमेट करते हैं, मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। अब इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है, इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि फाइंडिंग अ वैल्यू इनसाइड द गिवन डाटा। जो आपको वैल्यू गिवन होगी डाटा के अंदर, जैसे कि अगर आपको सेल्स पता है 2020 की एंड 22 की, सो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि सेल्स 2021 की कितनी होंगी, ठीक है। इनसाइड द, जैसे 2020 और 21 के बीच वाली की हमें वैल्यू पता करनी, दैट इज द इंटर, यानी कि इंटरनल, जैसे हम बोलते हैं ना, इंटरनल हो गया, ठीक है। एक्सटर्नल उसके बाहर, जैसे 2020 है, 22 है, फिर 2024 की एस्टिमेट करनी है। एक्सट्रापोलेशन का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्टिंग वैल्यू बियॉन्ड द गिवन डाटा, जो डाटा गिवन है उसके बियॉन्ड। जैसे कि अगर आपकी सेल्स हर साल इंक्रीज हो रही है तो हम उससे अगले साल की, जैसे मैंने बताया ना 2020 और 22 की पता है, तो 2024 की देखेंगे एक्स्ट्रा। एक्सट्रापोलेशन में जैसे वो हम बोलते हैं ना, एक इंटर है, इंटर मतलब अंदरूनी और एक्स्ट्रा मतलब बाहरी, है ना। तो एक्सट्रापोलेशन ये होता है, ठीक है। आई होप मैं समझा पा रही हूँ, अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ। फिर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कितना कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल।
स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल का यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए एंड अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। फैक्ट्रीज यूज़ करती हैं स्टैटिकल मेथड को ताकि वो डिटेक्ट कर पाएँ, डिटेक्ट डिफेक्ट इन प्रोडक्ट की, उनके प्रोडक्ट में कहाँ डिफेक्ट है। क्वालिटी को क्योंकि उन्होंने रखना है भाई मेंटेन, तो क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। तो इस मेथड का यूज़ करके हम लोग देखते हैं कि कहाँ हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट आया है। फैक्ट्रीज जैसे बल्ब बना रही है तो वो टेस्ट करेगी कुछ बल्ब्स को, ईच बैच में से जैसे ईच बॉक्स में से कुछ बल्ब लेगी, उसको चेक करेगी, देखेगी कि क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी सही है। इससे क्या होगा, उनके प्रोडक्ट की एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन हो जाएगी। ठीक है, तो स्टैटिकल क्वालिटी को कंट्रोल करना आई थिंक आपको क्लियर है। 7 पॉइंट बी। 8th पॉइंट क्या है, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का यूज़ किया जाता है ताकि हम लोग स्टडी कर सकें फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस। ये कंपेयर करता है नंबर्स फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, नंबर्स को कंपेयर करता है। एग्जांपल जैसे प्रॉफिट रेशियो देखेगा, लिक्विडिटी रेशियो देखेगा, डेब्ट रेशियो देखेगा। ये सारी रेशियोज हेल्प करती हैं मैनेजर की अंडरस्टैंड करने में कि कितना प्रॉफिट होगा, क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है हमारी और क्या बिजनेस की परफॉर्मेंस रहेगी। 9th, प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ये भी आपका 3rd चैप्टर है इस बुक का। प्रोबेबिलिटी थ्योरी स्टडी करती है कि क्या चांसेस है किसी भी इवेंट के हैपन होने के। इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियो आज ही अपलोड हुई है आई थिंक। ठीक है, पर जब आप वीडियो ये वाली देख रहे हो तब तो आई थिंक 10 से 15 दिन हो चुके होंगे। वीडियोस मैं थोड़ी एडवांस में बना लेती हूँ। तो अब इसमें क्या है कि चांस कितना है कि प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ के हैपन होने के कितने चांसेस हैं। अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके आने के 2 ही चांसेस हैं, या तो उसमें हेड आएगा या तो उसमें टेल आएगा। तो किसी चीज़ के हैपन, इवेंट के हैपन होने के कितने चांसेस है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी। बिजनेस में प्रोबेबिलिटी हमारी हेल्प करती है रिस्क को मेजर करने में कि कितना रिस्क है, क्या अनसर्टेनिटी हमें फ्यूचर में देखनी पड़ सकती है। एग्जाम्पल, एक कंपनी कैलकुलेट करती है द चांस दैट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट विल इंक्रीज, कि क्या चांस होगा जिससे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में इंक्रीज हो जाएगी। 10th पॉइंट क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि चेक करना वेदर एन अजम्पशन जो हमने अज्यूम किया है क्या वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। हाइपोथेसिस अजम्पशन को चेक करना। ठीक है, सपोज एक कंपनी बिलीव करती है कि कस्टमर को हमारा नया प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है, सो वो डाटा को कलेक्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो 2 क्लासिफिकेशन अभी तक हमने कर ली। फर्स्ट वन थी हमारी मैथमेटिकल, सेकंड थी स्टैटिकल, थर्ड है प्रोग्रामिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब प्रोग्रामिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या है जी, इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है जब प्रॉब्लम्स हमारी होती हैं बहुत ज़्यादा बिग और कॉम्प्लिकेटेड, तब हम लोग प्रोग्रामिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। सो वी यूज़ दिस स्पेशल मेथड टू फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन। ठीक है, जब हमारी डाटा बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है, तो हम इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। सपोज एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री है जिसमें 2 प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, पर उसके बाद लिमिटेड ही मटेरियल है और लिमिटेड ही वर्कर्स है। अब फैक्ट्री क्या डिसाइड करेगी, कौन से वर्कर कहाँ काम करे, सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो अब यहाँ पे हम लोग इस मेथड का यूज़ करेंगे कि कितने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट हमें बनाने हैं, कितने ए को बनाने हैं, कितने बी प्रोडक्ट के यूनिट्स हमें बनाने हैं, सो दैट द प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। ठीक है, हमें एनालिसिस करना पड़ेगा बहुत डिटेल में कि किस प्रोडक्ट से हमें कितनी सेल हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और उससे वेस्टेज हो रही है। तो हमें देखना पड़ेगा कि किसके यूनिट्स हमें बढ़ाने हैं और किसके कम करने हैं जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़े। सो सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम लोग प्रोग्रामिंग टेक्निक्स लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। बिजनेसेस में इन टेक्निक्स की हेल्प से हम लोग अपने रिसोर्सेज का प्रॉपरली यूज़ कर पाते हैं, अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाते हैं और अपने प्रॉफिट को जितना मन करे या जितना हम एस्टिमेट कर रहे हैं उतना इंक्रीज कर पाते हैं। सो बेसिक मीनिंग है प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या होती है कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करना हमारा प्रोग्रामिंग टेक्निक होता है। सो प्रोग्रामिंग टेक्निक के अंदर मैंने आपको बताया था, देखिए इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 12 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये आपका OR की बुक में आई थिंक होगा, गेम थ्योरी वगैरह उसमें होते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग। चलिए बाकी हेडिंग्स तो देखिए मैं कुछ नहीं कर सकती, वो लर्न करनी है, पॉइंट्स कट करने आपके हाथ में है। मैं आपको ये भी सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए, लीनियर प्रोग्रामिंग हमारी हेल्प करती है फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से हम बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बताती है कि हाउ मच टू प्रोड्यूस,
कितना हमें प्रोड्यूस करना है जिससे हमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम हमारी खर्च आए यानी कि कॉस्ट आए। एग्जांपल जैसे कि फैक्ट्री है, वो 2 प्रोडक्ट्स बनाती है पर उसके बाद लिमिटेड वर्कर्स एंड लिमिटेड मशीन्स और लिमिटेड रॉ मटेरियल है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग उसकी हेल्प करेगी फैक्ट्री की कि डिसाइड करने में कि कितने हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट उसको प्रोड्यूस करने हैं ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर पाए। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि बेस्ट वे फाइंड करना जिससे आप कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाओ। ठीक है जी, क्लियर है लीनियर प्रोग्रामिंग। सेकंड क्या है, क्विंग थ्योरी। किंग थ्योरी स्टडी करती है वेटिंग लाइंस का, वेटिंग लाइंस को स्टडी करती है। सम टाइम पीपल मस्ट वेट इन अ लाइन लाइक बैंक कस्टमर, हॉस्पिटल पेशेंट, पीपल एट अ टिकट काउंटर, आपको एक लाइन में वेट करना पड़ता है। तो किंग थ्योरी हेल्प करती है बिजनेसेस में कि आपका जो वेटिंग का टाइम है, जैसे आपको लाइन में लग के वेट करना पड़ रहा है, उसको कैसे रिड्यूस किया जाए। आज के टाइम पे अगर देखेंगे बैंक के कस्टमर जो है क्या वो लंबी लाइनों में लगते हैं? नहीं जी, ऑनलाइन बैंकिंग आ चुकी है, हॉस्पिटल की ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, टिकट घर बैठे बुक करवा लेते हो। तो आपका जो टाइम लाइन में लगने वाला है ना, क्विंग थ्योरी उस टाइम पीरियड को कम करने में के बारे में देखती है। इफ बैंक में डिसाइड कि कितने काउंटर्स उसने ओपन करने हैं, कितने एम्प्लॉयज़ की उसको ज़रूरत है, सो कस्टमर को उतना लंबा वेट नहीं करना पड़ेगा। बट इसका आज के टाइम पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है, ऑनलाइन बैंकिंग निकल चुका है। सो क्विंग थ्योरी बेसिकली क्या करती है, वो स्टडी करती है कि वेटिंग लाइन को कैसे रिड्यूस किया जाए। ठीक है जी, क्लियर है। थर्ड है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी स्टडी करती है सिचुएशंस को जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होते हैं, 2 और मोर कॉम्पिटिटर्स डिसीजन लेते हैं। ईच पर्सन चाहता है कि वो जीते और उसको बेस्ट रिजल्ट मिले। जैसे कि 2 कंपनीज हैं, वो सेम प्रोडक्ट को सेल कर रही है, सो वो डिसाइड करेंगी प्राइस प्रोडक्ट का और अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। अब हर कंपनी एक दूसरे को ट्राई करेगी कि भाई मैं दूसरी कंपनी को बीट कर दूं, मैं दूसरी कंपनी को हरा दूं। सो गेम थ्योरी हेल्प करती है कि आप लोग बेस्ट स्ट्रेटेजी का चूज कर पाएं। ठीक है, तो बेसिक है, गेम थ्योरी क्या करती है, स्टडी करती है डिसीजंस को। जब कॉम्पिटिटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी उसी अकॉर्डिंग अप्लाई करनी होती है। तो गेम थ्योरी क्या है कि मार्केट में आपको स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी पड़ेंगी। उसके बाद डिसीजन थ्योरी है, ये मैनेजर की हेल्प करती है कि आप बेस्ट डिसीजन के ऑप्शंस को चूज़ करें। ठीक है, सम टाइम मैनेजर को चूज़ करना पड़ता है डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के बीच में। एग्जांपल जैसे कंपनी चाहती है कि उसको एक न्यू शॉप ओपन करनी है, पॉसिबल चॉइसेस है कि वो सिटी ए में ओपन करे, बी में करे या सी में करे। सो डिसीजन थ्योरी हेल्प करेगी कि अनाज करेगी कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, कौन सी सिटी में आपका जो प्लेस है वो सही जगह पे है, कहाँ प्रॉफिट होगा, कहाँ आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी। तो बेस्ट डिसीजन लेना यही हमारी हेल्प करता है। फिफ्थ क्या है, इन्वेंट्री थ्योरी। इसमें हम स्टॉक को देखोगे। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि स्टॉक ऑफ गुड्स या मटेरियल को देखना। सो इन्वेंट्री थ्योरी हेल्प करती है बिजनेसेस की डिसाइड करने में कि आपको कितना स्टॉक अपने पास रखना है। जैसे कि एक शॉप है तो उसको डिसाइड करना है कि हाउ मैनी प्रोडक्ट्स उसको अपने पास रखने हैं, कब उसको नए स्टॉक को ऑर्डर कर देना है। अगर आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा है तो आपकी मनी वेस्ट हो जाएगी, और अगर आपका स्टॉक बहुत कम है तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को जी बाय ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, सो इन्वेंट्री थ्योरी हेल्प करती है आपको राइट अमाउंट ऑफ स्टॉक को मेंटेन करने में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग। नेटवर्क प्रोग्रामिंग क्या करती है जी, नेटवर्क प्रोग्रामिंग आपकी हेल्प करती है इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स को। ठीक है, प्लान करना और उसको कंट्रोल करना। बिग प्रोजेक्ट्स में हैव मैनी स्मॉल एक्टिविटीज़ होती हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है। जैसे कि बिल्डिंग अ हाउस, अगर आपको कोई घर या कोई ब्रिज बनाना है तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहले उसको डिज़ाइन करो, फिर मटेरियल खरीदो, कंस्ट्रक्शन करो, फिनिशिंग वर्क करो, है ना। तो नेटवर्क टेक्निक्स आपकी यहाँ पे हेल्प करेगी कि आप प्लान कर सकते हो कि कौन सा टास्क आप पहले कंप्लीट करोगे, कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्ट को। ठीक है, कॉमन मेथड्स हैं जिसके अंदर, जो इसी के अंदर है, पर्ट और सीपीएम। इसके ऊपर भी अलग से क्वेश्चन बनता है तो देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि क्रिएटिंग अ मॉडल दैट बिहेव्स लाइक द रियल सिस्टम। आप एक ऐसा मॉडल क्रिएट कर रहे हो जो आपके रियल सिस्टम की तरह बिहेव कर रहा है। ये हेल्प करता है मैनेजर की कि आप सिचुएशंस को स्टडी करो विदाउट टेकिंग रियल रिस्क। मतलब रियल में आप रिस्क नहीं ले रहे हो, सिचुएशन को स्टडी करो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। जैसे कि बिफोर बिल्डिंग अ बिग फैक्ट्री, एक बिग फैक्ट्री को बनाने से पहले
आप क्या करते हो, आजकल घर भी बनाने से पहले घर का ढांचा बनता है, यानी कि एक मॉडल तैयार किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे आप उसका एक कंप्यूटर मॉडल तैयार करो, कैसे प्रोडक्शन काम करेगी, कैसे मशीन्स ऑपरेट होंगी। तो सिमुलेशन आपकी हेल्प करेगा कि आप टेस्ट कर सकते हो सिचुएशंस को सेफली, क्योंकि ये ना हो आप बिल्डिंग खड़ी कर दो और बाद में उसके अंदर काम ही ना कर पाओ। तो पहले एक रफ वर्क जिसको बोलते हैं वो करके देख लो। 8 क्या है, रिप्लेसमेंट थ्योरी। ये आपकी हेल्प करती है डिसाइड करने में कब आपको पुरानी मशीन या इक्विपमेंट को रिप्लेस करना है। मशीन जब ओल्ड हो जाती है, इनएफिशिएंट हो जाती है ओवर द टाइम, तो आपको या तो उसको रिप्लेस करना पड़ता है या फिर आप उसको जो है रिपेयर करवा सकते हो। तो रिपेयर और रिप्लेसमेंट दोनों इसी में आ जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल क्या है, जैसे कंपनी डिसाइड करती है कि क्या हमें ओल्ड मशीन को ही रखना है जैसे रिपेयर करवा के, या नई मशीन बाय करनी है। सो रिप्लेसमेंट थ्योरी हेल्प करती है चूज करने में कि बेस्ट टाइम कौन सा है जब आपको किसी भी चीज़ को रिप्लेस कर देना चाहिए, इससे पहले वो आपके सिर पे गिरे। कब आपको अपने लेंटर जो सिर के ऊपर आपने छत डलवाई है उसको रिपेयर करवा लेना चाहिए, कि इससे पहले ये ना हमारी छत ही हमारे ऊपर आके गिर जाए, ठीक है ना। 9th पॉइंट क्या है, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। Non-linear programming is used when the relationship between variable is not a straight line. Non-linear programming का यूज़ कब किया जाता है, जब वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और उनको सिंपल लीनियर मेथड जो हमने सबसे फर्स्ट किया था उसकी मदद से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। इन कुछ केसेस में प्रॉफिट और कॉस्ट इंक्रीज ही नहीं होती है स्ट्रेट लाइन में। सो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग आपको हेल्प करता है इस तरह की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। 10th क्या है, सीक्वेंसिंग। सीक्वेंस में लगाना, सीक्वेंस वाला आई थिंक ऊपर भी था, ठीक है। बेस्ट ऑर्डर सीक्वेंस में या काम को करने की क्या सीक्वेंस है, हमें पहले कौन सा काम करना चाहिए। जैसे हमने डिसाइड किया पहले प्रैक्टिकल्स की वीडियोस लाएंगे, ठीक है ना। हम कोशिश करें कि 1 अप्रैल से पहले पहले प्रैक्टिकल्स की सारी वीडियोस डाल दें, फिर उसके बाद हम थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट पूरी तरह से करेंगे। आई थिंक 20 अप्रैल से पेपर शुरू हो रहे हैं कह रहे हैं ना, तो हम फिर उसी अकॉर्डिंग सीक्वेंस में काम करें। सो ये हमारी हेल्प करती है। मैनी जॉब्स मस्ट बी डन इन डिफरेंट मशीन्स, जैसे कि एक फैक्ट्री है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब हमें बनाने हैं, कटिंग, शेपिंग, फिनिशिंग। सो सीक्वेंसिंग हमें हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि हमें कौन सा काम पहले करना है और उससे हमारा टाइम बचेगा। प्रैक्टिकल इज अ टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट, तो हम पहले प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अपने फिनिश कर रहे हैं। उसके बाद क्वाड्रिक प्रोग्रामिंग। क्वाड्रिक प्रोग्रामिंग एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, टाइप ऑफ जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है स्क्वेयर टर्म्स में कंटेन किए जाते हैं। इसका यूज़ कब होता है, जब हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग से भी ज़्यादा, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। अगर ये हमारी हेल्प करता है कंपनीज, इट कैन हेल्प कंपनीज मिनिमाइज कॉस्ट और रिस्क जब उनके रिलेशनशिप सिंपल नहीं होते हैं, व्हेन देयर रिलेशनशिप्स आर नॉट सिंपल। सो क्वाड्रिक प्रोग्रामिंग क्या करता है, आपकी कम्प्लेक्स मुश्किलों को सॉल्व करता है इन्वॉल्विंग द स्क्वायर टर्म्स। जो स्क्वायर टर्म्स होती हैं इसकी, उन सबको ऑप्टिमाइज करके उन प्रॉब्लम्स को, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट है इस क्वेश्चन का, ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक्स। ब्रांच एंड बाउंड इज अ टेक्निक जिसका हम लोग यूज करते हैं सॉल्व वेरी वेरी कम्प्लेक्स डिसीजन प्रॉब्लम, जिसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। तो ये डिवाइड करती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और उसके बाद उसका एक बेस्ट सोल्यूशन फाइंड करके देती है। जैसे कि एक कंपनी है, उसको चूज करना है बेस्ट कॉम्बिनेशन अपने प्रोजेक्ट के लिए। सो ये मेथड हेल्प करेगा उसकी चेक करने में कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और उसमें से एक बेस्ट वन को ये चूज़ करके उनको पकड़ा देगा। और इसी के साथ ये इतना बड़ा लेंथी क्वेश्चन आपका जो था क्लासिफिकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भाई ख़त्म हो जाता है। बोल बोल के मेरा गला दुखने लग गया। बट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर क्वेश्चन कितना क्लियर हुआ है, ठीक है। चलिए अब हमारा थोड़ा जंपिंग वाला क्राइटेरिया आता है, जंप करेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ हो गया, ठीक है। यहाँ भी प्रॉपर्टीज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की पूछ रहे हैं। 5 मार्क्स में 2023-24 में आया था, यहाँ 2025 में 15 मार्क्स में आई थी प्रॉपर्टीज़। तो ये देखिए, अब हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट मैंने आपको खोल के दिखाई थी, ठीक है। यहाँ मैंने कोर्सेज वाले सेक्शन में आपको बोला क्वांटिटी हमारी प्ले लिस्ट है पूरी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करती हूँ, ये प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है तो मैं दोबारा रिपीट पे इतना नहीं बोलूँगी, मेरा भी गला दुखने लग जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे आपको वीडियोस दिख रही हैं। फर्स्ट है बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों वीडियोस को खोलो, घोल के पी जाओ,
ठीक है। इन तीनों वीडियोस के टॉपिक्स के ऊपर तो थ्योरी का क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। देखिए 2025 में आया है, 24 और 23 में भी आया है, 2022 में भी दिखेगा। उसके बाद ये है बाइनोमिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मैंने आपको पीछे दिखाया, मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बाइनोमिनल, पॉइजन और नॉर्मल तीनों का डिफरेंस पूछा गया है। तो जहाँ मैंने वीडियो लिखा है ना, मतलब इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है मेरी प्लेलिस्ट के अंदर, तो मैं ये दोबारा नहीं बोलूँगी, ठीक है। वो वीडियोस काफ़ी डिटेल में बनाई गई हैं। अब इसमें से ये 2 टॉपिक्स मेरी वीडियोस में नहीं है, अनबाउंड सॉल्यूशन और रिबंडेंट कॉन्स्ट्रेंट्स। तो ये दोनों टॉपिक्स मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, पर ऊपर जो नॉर्मल, पॉइजन और बाइनोमिनल है, इन तीनों के ऊपर मैंने आपको पहली 3 वीडियोस बोली है, कृपया करके इनको देख लीजिएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी फिर। अब इसके अनबाउंड सोल्यूशन क्या होता है, देखिए इमेजिन जैसे कि आप एक बहुत ओपन प्लेग्राउंड में, बड़े ओपन ग्राउंड में खेल रहे हो। आपकी टीचर ने आपको बताया कि भागो और जितनी कैंडीज को आप कलेक्ट कर सकते हो ना करो, ठीक है। पर आगे ना उस बड़े ग्राउंड में कहीं भी कोई दीवार नहीं है, तो कोई लिमिट ही नहीं है जो आपको रोकेगी। आप भागते जाओगे, कैंडीज कलेक्ट करते जाओगे, भागते जाओगे, है ना। तो यही है जहाँ पे आपको कोई भी चीज रोकने वाली नहीं है, दैट इज अ अनबाउंड सोल्यूशन। यू कैन कीप रनिंग एंड कलेक्टिंग कैंडीज फॉर एवर, ठीक है। सो द नंबर ऑफ कैंडीज, जैसे जैसे आप भागते जाओगे बिना रुके, वो कैंडीज का नंबर बढ़ता जाएगा। सो इसी को बोलते हैं कि अनबाउंड सोल्यूशन है। क्लियर है। अनबाउंड सोल्यूशन कब हैपन होता है, जब आपका जो आंसर है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, बिकॉज वहाँ पे कोई भी रूल नहीं है जो आपको वहाँ पे रोकेगा, कोई भी इनफ रूल टू स्टॉप इट नहीं है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट्स को फाइंड करें विद द मिनिमम कॉस्ट। सो आपको ये पॉइंट आई थिंक मैं अनबाउंड सोल्यूशन का क्लियर कर पाई हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर इसका लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ इन्होंने मेन बताया है कि इन द कॉन्स्ट्रेंट्स डू नॉट लिमिट द सोल्यूशन, क्योंकि आपके पास सोल्यूशन की कोई लिमिट ही नहीं है, यहाँ उसको कोई स्टॉप करने वाला ही नहीं है। सो प्रॉफिट इंक्रीजली इनफिनाइटली बढ़ता ही जाएगा। सो देयर इज नो फाइनल बेस्ट आंसर। अनबाउंड में क्या है, कोई फाइनल आंसर नहीं है हमारे पास। सो अनबाउंड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आंसर आपका बढ़ता रहेगा फॉर एवर, क्योंकि कोई बाउंड्री है ही नहीं उसको रोकने के लिए। क्लियर है। उसके बाद सेकंड क्या था, रिबंडेंट कॉन्स्ट्रेंट। इमेजिन आपकी टीचर आपको रूल्स दे रही है एक गेम के, आपको एक गेम खिलवा रही है, उसके कुछ रूल्स बता रही है कि आप सिर्फ मैक्सिमम 5 चॉकलेट्स ही ला सकते हो, या आप मैक्सिमम 10 चॉकलेट्स ही कलेक्ट करोगे। अब आप केयरफुली सोचो, अगर आप ऑलरेडी, इफ यू आर ऑलरेडी अलाउड टू ब्रिंग ओनली 5 चॉकलेट्स, देन सेकेंड रूल इज 10 चॉकलेट इज यूजफुल। तो बिकॉज द फर्स्ट रूल ऑलरेडी कंट्रोल्स एवरीथिंग, फर्स्ट रूल तो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, पर सेकेंड रूल में कुछ एक्स्ट्रा भी है और कुछ अननेसेसरी भी है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा भी है, सो अननेसेसरी भी है, दैट इज कॉल्ड रिबंडेंट कॉन्स्ट्रेंट। सिंपल मीनिंग क्या है, रिबंडेंट कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है कि रूल जो डज नॉट चेंज एनीथिंग, सब कुछ चेंज नहीं हुआ, बिकॉज अदर रूल ऑलरेडी कंट्रोल द सिचुएशन। फर्स्ट वाले में 5 चॉकलेट थी, सेकंड वाले में 10 हो गई, कुछ ना कुछ फर्स्ट का हिस्सा सेकंड में भी था। तो रूल दैट डज नॉट चेंज एनीथिंग, जिसने कुछ भी चेंज नहीं किया, 5 लाओ 10 लाओ, पर दूसरा रूल ऑलरेडी उस सिचुएशन के कंट्रोल में है। जैसे 10 वाला है, तो अगर आपने 5 कलेक्ट कर ली तो आप 10 भी कर लोगे, सेकंड वाला कहीं ना कहीं फर्स्ट वाले के कंट्रोल में है, ठीक है। तो इन लीनियर प्रोग्रामिंग समटाइम वन कॉन्स्ट्रेंट डज नॉट अफेक्ट द फिजिबल रीजन और फाइनल आंसर, सो द कॉन्स्ट्रेंट इज कॉल्ड रिडंडेंट। तो उसी रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा रूल, जैसे 5 और 10 में कितने एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा रूल दैट डज नॉट चेंज द फाइनल आंसर, जो आपके फाइनल आंसर को चेंज नहीं करेगा, दैट इज अ रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट। टॉपिक इजी देखो, अनबाउंड सोल्यूशन में क्या है, कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, आंसर आपका बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप भागते जाओगे। रिडंडेंट कॉन्स्ट्रेंट में एक्स्ट्रा रूल जो आपकी किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब नहीं बदल रहा है। 5 चॉकलेट्स कलेक्ट करो, 10 करो, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा ऊपर वाले के कंट्रोल में है, तो उससे कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा बहुत मैं समझा पाई हूँ। थ्योरी क्वांट्स की थोड़ी मुश्किल ही होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन इक्वली लाइकली केसेस एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसके ऊपर मेरी वीडियो है। सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट, इस पे मेरी वीडियो है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे वीडियो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दी, दिखा देते हैं जी, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट पे है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली एक्सक्लूसिव पे है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की तो मैंने ऊपर ही आपको बता दी। तो वीडियोस मैंने कोर्सेज वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट ऐड कर दी है, जहाँ से आप लोग ईजिली देख सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है भाई हमारा यूनिट 2। इसके सभी क्वेश्चन आपको तभी समझ आएंगे जब आपने इसके प्रैक्टिकल किए होंगे। मैं बार बार वही बात बताती हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किए हैं, क्योंकि अब देखो यहाँ पूछ रहे हैं रिलेशनशिप,
बिटवीन द कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, लास्ट वाले 2 चैप्टर। जब मैंने रिग्रेशन चैप्टर की वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने उसके अंदर आपको क्लियरली बताया है कि अगर आपने रिग्रेशन और कोरिलेशन के प्रैक्टिकल समझे हैं तभी आपको ये डिफरेंस क्लियर आएगा। बुक के अंदर भी आपके ये डिफरेंस है नो डाउट, पर क्लियर कहाँ से होगा, समझ कब आएगा, कैसे आएगा, जो प्रैक्टिकल करे होंगे। मैं तो अपनी पूरी जान लगा रही हूँ कि मैं आपको समझा पाऊँ, फिर भी मेरे को नहीं पता कि आपको कितना समझा पा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 2025 में आया है। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन का मतलब होता है कि हाउ, कोरिलेशन हमें क्या बताता है कि कैसे 2 चीज़ें एक साथ मूव करती है। ये हमने ऊपर भी देखा था एक पॉइंट के अंदर जब हम क्लासिफिकेशंस कर रहे थे, है ना। कोरिलेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आइसक्रीम की सेल बढ़ेगी। तो 2 चीज़ें एक साथ जब आगे बढ़ती हैं उसको बोलते हैं कोरिलेशन, यानी कि कोरिलेटेड। जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ ब्लड रिलेशन होता है ना, वैसे ही कोरिलेशन, कोरिलेटेड आप इस तरीके से याद रख सकते हो। सो कोरिलेशन हमें बताता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग द रिलेशनशिप, कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है 2 वेरिएबल्स के बीच में। सो कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लोग आर लिखते हैं, या आपने अगर प्रैक्टिकल किए होंगे तो पता होगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट को आर लिख के हम लोग डिफाइन करते हैं। इसकी वैल्यूज लाई कहाँ करती हैं, बिटवीन द -1 एंड +1। ठीक है, अगर +1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है, माइनस है तो परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप है, और अगर 0 है तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट आई थिंक आपको क्लियर है। रिग्रेशन का क्या मतलब होता है? रिग्रेशन हमारी हेल्प करता है कि एक वैल्यू की मदद से हम दूसरी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर पाते हैं। ये हमने ऊपर भी देखा है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी मैंने आपको बताया है। एक्स ऑन वाई निकालते हैं और वाई ऑन एक्स निकालते हैं, एक गिवन होती है, दूसरी हम प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, रिग्रेशन एनालिसिस हमारी हेल्प करता है कि हम वन वैल्यू को प्रिडिक्ट कर पाएं फ्रॉम द अनदर वैल्यू। अगर हमें एक, जैसे कि हमें पता है कि एक बच्चा कितने घंटे पढ़ाई कर रहा है, तो हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि उसके मार्क्स कितने आएंगे। सो रिग्रेशन एनालिसिस हमें 2 इक्वेशंस देता है, एक y ऑन x और एक x ऑन y। मेरी बेनती है आप लोगों से इसके प्रैक्टिकल चैप्टर को देख लें। वो आपको ये वीडियो जब आपको दिख रही है ना, इस वीडियो के आने से पहले ही प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका होगा। अभी मैं जब रिकॉर्ड कर रही हूँ तब मैंने वो वीडियो अभी इसके पहले बनाई है, तो अभी मैं उसको अपलोड करूंगी। पर आपको जब ये थ्योरी की वीडियो दिखनी शुरू हो गई, समझ लो सारी वीडियोस डल चुकी हैं, लास्ट में डल रही है वीडियो थ्योरी की। ठीक है, तो सभी चैप्टर्स के प्रैक्टिकल मेक श्योर करें कि आप देख लें। ठीक है, तो ये रिग्रेशन में आपको 2 इक्वेशंस बनानी होती है, एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स। दिस स्लोप ऑफ दीज रिग्रेशन लाइंस को ही बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को। जो y ऑन x होता है उसको b के साथ आता है y ऑन x, और जो x ऑन y होता है उसके नीचे देखो b x ऑन y। ठीक है, x ऑन y का xy आएगा, y ऑन x का yx आएगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं। सो इन दोनों के बीच में अब आपको रिलेशनशिप बताना है। कोरिलेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट क्लोजली एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। अगर आप इन दोनों चैप्टर्स के प्रैक्टिकल देखोगे तो 90% एक दूसरे के बीच में से ही इनको अलग किया गया है। दोनों चैप्टर्स के सिर्फ फॉर्मूलाज अलग हैं। सम को सॉल्व करने का तरीका 90% कोरिलेशन का रिग्रेशन वाला है और रिग्रेशन वाले का कोरिलेशन वाला है। इवन कि इनके अंदर मेथड्स भी, डायरेक्ट मेथड, एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड, सारे सेम है। ठीक है, तो आप लोग करेंगे प्रैक्टिकल्स तो आपको क्लैरिटी होगी, और जो मैं बोल रही हूँ वो आपको तभी समझ आएगा। ये जो लिखा हुआ है ना रिलेशनशिप, इसका मतलब मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, दिस मीन क्या होता है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है, यानी कि जो हमारा आर होगा, ये आर है, आर इज द स्क्वायर रूट, जो दूसरे वाली साइड होगा ना, आर की वैल्यू मैंने आपको प्रैक्टिकल्स में करवाई भी हुई है, जैसे स्क्वायर रूट बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बाय बी एक्स वाई, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अंडर रूट स्क्वायर बी वाई है, वाई ऑन एक्स, और मल्टीप्लाई बाय बी एक्स ऑन वाई। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है इसका कि आपको जो कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि आर कैलकुलेट करना होता है। ये आपको रिग्रेशन वाले चैप्टर में अच्छे से क्लियर होगा। जब आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि आर निकालना होता है तो आप ऐसे फॉर्मूला लगाते हो। पाई की वैल्यू जो होती है हमारे कैलकुलेटर में ऐसे करके पाई बना होगा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग बी एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी वाई एक्स करके उसकी वैल्यू निकालोगे। ठीक है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, तो रूट ऑफ द प्रोडक्ट रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब
तो दोस्तों उसके बाद देखिए अब हमें क्या बताने हैं, अब हमें बताने हैं वे इसके इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स, यानी कि को रिलेशन और रिग्रेशन के बीच में क्या इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स है उसको बताना है। चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या बताता है, देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है जो हम अभी ऊपर यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे थे ना, कि को रिलेशन कोफिशिएंट स्क्वायर रूट है रिग्रेशन का, तो यही लिखा हुआ है। देखिए आर को बोलते हैं को रिलेशन और ये रिग्रेशन का स्क्वायर रूट है। जो रिग्रेशन के हम दो इक्वेशंस निकालते हैं, अगर आपने प्रैक्टिकल किए होंगे आपको पता होगा, हम दो इक्वेशंस निकालते हैं y ऑन x और x ऑन y, उनको मल्टीप्लाई करके उनको स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट कर देते हैं तो हमारी कोफिशिएंट को रिलेशन निकल आता है, r निकल आता है। ठीक है, तो चलिए पहले डिफरेंस देखते हैं। कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, बोल रहे हैं कि जो कोरिलेशन है वो ज्योमेट्रिक मीन है रिग्रेशन कोफिशिएंट का, यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि r इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू रिग्रेशन कोफिशिएंट, यानी कि दोनों का मीन कह सकते हो आप इसको। ये हमें शो करता है कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो हमें हेल्प करता है कैलकुलेट करने में कोरिलेशन को, क्योंकि अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट की इक्वेशंस नहीं होंगी, अगर आप सोचो अगर आपके पास ये बी एक्स वाई वाली वैल्यूज ही नहीं होंगी तो आप आर कोरिलेशन कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये हमें बताता है कि इसके बिना ये अधूरा है। अगर आपके पास रिग्रेशन की इक्वेशन ही नहीं है तो आप कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। सेकंड क्या बोलता है कि दोनों के ही कोफिशिएंट और को रिग्रेशन दोनों के ही सेम साइंस होते हैं। इफ़ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट, अगर जो एक रिग्रेशन का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव हो जाएगा। जैसे अगर आपका बी एक्स वाई ऑन एक्स पॉजिटिव है तो आपका बी एक्स ऑन वाई भी पॉजिटिव है, तो आर आपका पॉजिटिव, अगर एक दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि अगर आपका रिग्रेशन पॉजिटिव है तो आपका कोरिलेशन भी पॉजिटिव आएगा, और अगर रिग्रेशन नेगेटिव है तो कोरिलेशन भी नेगेटिव आएगा। सो बोथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स ऑलवेज हैव द सेम साइन। अगर इसके पास प्लस का साइन है तो इसके पास भी प्लस का साइन ही आएगा। आप देखो, खुद ही देखो ये फॉर्मूला, अगर यहाँ माइनस होगा, ठीक है, अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो आर की वैल्यू, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके आर का आंसर निकलेगा, तो आर भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव है बी वाई एक्स और एक्स वाई तो आर भी हमारा पॉजिटिव निकलेगा। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव तो दूसरा पॉजिटिव, और अगर एक नेगेटिव तो दूसरा भी नेगेटिव। थर्ड पॉइंट क्या है, को रिलेशन कोएफिशिएंट लाई बिटवीन द -1 एंड +1। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है जी, आर होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, आर होता है, और आर जो होता है वो लिमिट होता है, यानी कि वो -1 से लेके 1 के बीच में लाई करता है। पर क्या हमारी जो रिग्रेशन की इक्वेशंस होती हैं वो 1 के बीच में लाई करती हैं? नहीं, बट रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर नॉट लिमिटेड बिटवीन -1 एंड +1। देखो आर जो है वो दो को कंबाइन करके बनता है, इसलिए जो आर की वैल्यू है वो -1 से लेके +1 तक रहनी चाहिए। पर जो आर जिन चीज़ों को मिला के बनता है उनकी लिमिट नहीं है कि उनको -1 से +1 के बीच में रहना है। उनकी लिमिट जैसे 1.5 है, 4 कुछ भी आ सकती है, यानी कि एक या उससे बड़ी भी आ सकती है। सो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कैन बी ग्रेटर देन 1, पर कोरिलेशन यानी कि आर एक से बड़ा नहीं हो सकता। पर जो रिग्रेशन की इक्वेशंस है ये इनका आंसर एक से बड़ा जा सकता है, क्योंकि इन दोनों को मिला के फिर उसका स्क्वायर रूट करके आर बनेगा। तो आर की वैल्यू 1 से बिगर नहीं हो सकती, पर जो इसको आर को निकालने के लिए जो डिजिट चाहिए, जैसे कि वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई की दो रिग्रेशन इक्वेशंस चाहिए, उनकी वैल्यू 1 से ऊपर हो सकती है। फोर्थ डिफरेंस क्या है, इफ कोरिलेशन इज 0। अगर कोरिलेशन 0 है तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी 0 होंगे। इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, इफ अगर इनके वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, देन आर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। एंड बोथ रिग्रेशन, जो रिग्रेशन की बोथ इक्वेशंस हैं वो भी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगी। जिसका मतलब क्या होगा, नो रिग्रेशन लाइन स्लोप एग्जिस्ट, यानी कि कोई रिग्रेशन की लाइन हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कि अगर हमारा आर ही 0 है, समझो आर की वैल्यू ही 0 दी हुई है क्वेश्चन में, तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑटोमेटिकली बोल रहे हैं 0 हो जाएंगे। फिफ्थ क्या डिफरेंस है, प्रोडक्ट ऑफ, थोड़ी थ्योरी जो है ना इसकी दोस्तों थोड़ी मुश्किल है, पर अगर आपने प्रैक्टिकल किए होंगे तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि 10% शायद आपको समझ आ जाएगी अगर आपने इसके प्रैक्टिकल किए होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स इक्वल स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन। ध्यान से सुनना, जो मैंने ना आपको जब रिग्रेशन का चैप्टर करवाया था तो वो उसमें मैंने समझाया था कि जब हमें ऐसे स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला दिया होता है ना, जो हमने ऊपर देखा ये वाला, अब आपको सोचो ये पाई की जो ये पाई बनाया हुआ है, स्क्वायर रूट बनाया है, इसको सॉल्व करना नहीं आता तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड ना स्क्वायर लगा देंगे, इधर भी और इधर भी। तो जब हम इस साइड स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर के साथ ये स्क्वायर रूट कट हो जाता है, तो आपके पास आर की स्क्वायर की वैल्यू बच जाती है। वही पॉइंट अभी हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल की वीडियो में भी समझाया है। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ना, रिग्रेशन कोफिशिएंट यानी कि जो दो इक्वेशंस है एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स, ये इक्वल होता है कोरिलेशन यानी कि आर की स्क्वायर के। ये आर की स्क्वायर है, ये बी वाई ऑन एक्स है और ये बी एक्स ऑन वाई है। यहाँ पे ऐसे ही लिखा गया, यहाँ क्लियर नहीं आ रहा था। तो स्क्वायर रूट को कैसे हटाएंगे, स्क्वायर रूट को हटाने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया। मैथ्स का बहुत सिंपल रूल होता है कि अगर आपको स्क्वायर रूट को हटाना हो तो दोनों साइड पे स्क्वायर लगा दो, आर के इस तरफ भी स्क्वायर और पाई वाली साइड दूसरी साइड भी स्क्वायर लगा दोगे। स्क्वायर से जो स्क्वायर रूट है वो कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो आपके पास वैल्यू बचती है आर की स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी वाई ऑन एक्स और मल्टीप्लाई बाय बी एक्स ऑन वाई। सो प्रोडक्ट ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, जो ये दो इक्वेशंस हैं, ये किसके इक्वल होती हैं, स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन किसको बोलते हैं, आर को बोलते हैं। तो आर की स्क्वायर के ये इक्वल हो जाती हैं, वही चीज़ लिखी हुई है। सिंपल एग्जांपल, जैसे कि हम स्टडी कर रहे हैं, कितने स्टडी आवर्स के लिए स्टडी करेंगे तो इससे हमें पता चल जाएगा हमारे कितने मार्क्स आएंगे, है ना। अगर स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ाई करेगा तो यूजुअली उसको ज़्यादा मार्क्स ही मिलेंगे। सो रिग्रेशन ऐसे ही हमारी हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में कि हमने कितने हफ्ते या कितना टाइम पढ़ाई की, उस अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स को वो प्रिडिक्ट कर लेता है। और इसी तरह कोरिलेशन हमें बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग आपका उसके साथ रिलेशनशिप में, कितना अच्छा आपका और स्टडी का बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। बी वाई एक्स और एक्स ऑन वाई की वैल्यूज हैं, तो आप इसको सॉल्व करके ऐसे भी दिखा सकते हो और यहाँ पे स्क्वायर रूट को हटा के स्क्वायर दे के भी दिखा सकते हो। सो द कोरिलेशन बिटवीन स्टडी आर एंड मार्क्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव है। तो ये कुछ ना मैंने आपको इसके रिलेशनशिप समझाने की कोशिश की है कि कोरिलेशन और रिग्रेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है पर आपको समझ आया हो, मुझे ये उम्मीद है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन करो रिग्रेशन क्या होता है, उसके शॉर्ट नोट बताना है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिग्रेशन बतानी है, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के बारे में बताना है कि इंडिपेंडेंट और रीजन है। तो भाई रिग्रेशन कोएफिशिएंट की दो इक्वेशंस बनाते हैं, हमने प्रैक्टिकल चैप्टर में किया था, जिसमें हम दो इक्वेशंस बनाते हैं एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स। ठीक है, एक दिया होता है और हम दूसरी वैल्यू को प्रिडिक्ट करते हैं, तो वही क्वेश्चन है ये। ठीक है, जिनको प्रैक्टिकल आते हैं उनको मेरी बताई हुई बातें समझ आ गई होंगी। तो रिग्रेशन इज अ स्टैटिकल मेथड जिसका हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग रिलेशनशिप को स्टडी कर पाएँ बिटवीन द टू और मोर वेरिएबल्स और वैल्यू को प्रिडिक्ट कर पाएँ। ठीक है, एक वैल्यू हमें गिवन होती है, दूसरी वैल्यू को हमें प्रिडिक्ट करना होता है उस जो गिवन वैल्यू हो उसकी मदद से। सो सिंपल वर्ड्स में रिग्रेशन हमें हेल्प करती है एस्टिमेट करने में या प्रिडिक्ट करने में वन वेरिएबल को यूजिंग द अनदर वेरिएबल। अनदर वेरिएबल का यूज़ करके एक वेरिएबल को प्रिडिक्ट करने में हमारी मदद करती है रिग्रेशन। अगर हमें ये पता है कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनके पेपर में मार्क्स कितने आएंगे। एक वेरिएबल की मदद से दूसरे वेरिएबल का रिजल्ट पता कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट इज अ रिग्रेशन। इफ़ वी नो कि हमारे एडवर्टाइजमेंट की खर्चे कितने आए तो हम ये एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमारी फ्यूचर में सेल कितनी होगी। सो रिग्रेशन हेल्प करता है कि आप फोरकास्ट कर सकते हो, अपने डिसीजन मेकिंग को एडवांस में देख सकते हो या प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब रिग्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं भाई, दो टाइप के होते हैं व्हेन देयर आर टू वेरिएबल्स। ठीक है, सो रिग्रेशन दो तरह के होते हैं, एक तो वाई ऑन एक्स, दूसरा एक्स ऑन वाई। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। वाई ऑन एक्स में क्या होता है, वाई ऑन एक्स में वाई हमारा डिपेंडेंट होता है एक्स के ऊपर। वाई ऑन एक्स, वाई डिपेंडेंट ऑन एक्स। ठीक है, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं वाई की वैल्यू को एक्स की वैल्यू को यूज़ करके। वाई की वैल्यू को हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वाई की क्या वैल्यू होगी। जैसे अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला है तो मैं आपको समझा देती हूँ, वैसे मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में समझाया है। वाई ऑन एक्स है ना, तो वाई इज इक्वल्स टू के इस साइड रह जाएगा, इस साइड वाई नहीं आएगा, वाई ऑन एक्स। और बी
y ऑन x, तो y ऑन x से आपको पता चल जाएगा y आगे आना है कि x आगे आना है। y ऑन x है तो y आगे और x पीछे, और y इज इक्वल टू के इधर ही रह जाएगा, इस साइड x आएगा। और इसी के ऑपोजिट अगर x ऑन y होता तो यहाँ पे x माइनस एक्स मीन आना था, यहाँ पे b वाई एक्स की जगह ऑपोजिट एक्स वाई हो जाना था, और यहाँ पे भी x और x मीन की जगह y और y मीन हो जाना था। ठीक है, सेकंड टाइप वो है। तो रिग्रेशन की इक्वेशन y ऑन x की क्या बनती है, y माइनस y मीन ऑन x यानी कि इज इक्वल्स टू के उस साइड x वाली सारी वैल्यूज हमारी आएंगी। ठीक है, तो बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है, y ऑन x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और डिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा y। सो इफ वी नो आवर स्टडी आवर्स, यानी अगर हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में पता है तो हम अपने मार्क्स यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी तरह इसका दूसरा टाइप है रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। इसके अंदर जो हमारा x है वो डिपेंडेंट है, जो इस साइड रह जाएगा ना वो डिपेंडेंट होगा। अगर इधर y है तो y डिपेंडेंट है, x है तो x डिपेंडेंट है, और दूसरी साइड इज इक्वल्स टू के दूसरी साइड जो चीज़ चली जाएगी वो आज़ाद है, वो मतलब समझ लो आज़ाद हो गई, तो वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम लोग प्रिडिक्ट कर लेंगे। तो हम लोग x की वैल्यू उसमें प्रिडिक्ट करेंगे। देखो यहाँ पे फॉर्मूला घूम गया, यहाँ पहले ऊपर y था, यहाँ x था, अब घूम गया, x ऑन y हो गया, x इधर आ गया, y इधर चला गया, और यहाँ पे भी पहले y x था, b y x था, अब x ऑन y हो गया। ठीक है, इसमें भी अब वही लिखा हुआ है आगे। सो अगर हमें हमारे मार्क्स का पता है तो हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हमने कितने घंटे पढ़ाई की होगी, ऑपोजिट चलेंगे। और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स यही होती हैं जब दो इक्वेशंस हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिकल्स किए हैं तो वेल एंड गुड है, बट बाकी मैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आए। रिग्रेशन कोफिशिएंट, द स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइंस, जो रिग्रेशन लाइंस की स्लोप बनती हैं उसको रिग्रेशन कोफिशिएंट्स बोलते हैं। इसके अंदर दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, एक बी वाई एक्स यानी कि वाई ऑन एक्स, और एक एक्स ऑन वाई। रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई, ये मेजर करते हैं कि कैसे वन वेरिएबल चेंज होने से दूसरा वेरिएबल चेंज हो जाता है, कैसे एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरा वेरिएबल चेंज हो जाता है। प्रूफ यहाँ पे आगे ना हमें क्वेश्चन जब हम रीड कर रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि आपको प्रूफ करना है कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। तो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, तो इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए सपोज वी कैन चेंज, हम ना उसके वेरिएबल्स के ओरिजिन को चेंज कर देते हैं। जैसे कि हम लोग वहाँ ऊपर एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स कर रहे थे, यहाँ इन्होंने यू और वी से उसको चेंज कर दिया। ठीक है, जस्ट लेट्स अज्यूम कर रहे हैं यार, यू और वी से हम उसको अज्यूम कर रहे हैं, वेयर ए एंड बी आर आवर कांस्टेंट, ए और बी हमारे कांस्टेंट है, और एक्स और वाई और यू और वी से उसको उन्होंने वेरिएबल्स को चेंज कर दिया। दिस मीन हम लोग ओरिजिन को चेंज कर रहे हैं, पर क्या हम उसका स्केल बदल पा रहे हैं? यानी कि बी वाई एक्स जो हमें निकालना है, क्या हम जैसे हमें वाई ऑन एक्स निकालना है, वाई ऑन एक्स निकालना है, तो एक्स तो जब निकालना है हमें, आई थिंक आपको अगर फॉर्मूलाज याद हो तो हम छोटा सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय छोटे सिग्मा एक्स की स्क्वायर करते थे जब वाई ऑन एक्स होता था। अगर आपको इसके डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूलाज याद हो या एक्चुअल मीन मेथड के फॉर्मूलाज अगर हमने किए थे प्रैक्टिकल में, अगर आपको याद हो, तो क्या हम उसके स्केल को बदल पा रहे हैं? वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, अगर y ऑन x कर रहे हैं तो डिवाइड में अभी भी तो x का ही वेरिएंस आ रहा है ना, क्या हम उसके मतलब ओरिजिन चेंज कर भी देते हैं? तो क्या हम उसके स्केल को चेंज कर पा रहे हैं? जो उसका स्केल था कि अगर y ऑन x होगा तो डिवाइड में x ही आएगा, और अगर एक्स ऑन वाई होगा तो डिवाइड में वाई ही आएगा। तो क्या हम उसके स्केल को चेंज कर पा रहे हैं? अगर हम उसके ओरिजिन को चेंज भी कर देते हैं, जैसे इन्होंने यू और वी से चेंज किया, तो यहाँ पे डिवाइड में जैसे हमने u को जो है x से अपने कंसीडर किया कि x हमारा u है। ठीक है, यहाँ पे देखो x और हमने u कंसीडर किया, तो अगर हम उसके ओरिजिन चेंज भी कर रहे हैं तो क्या हम उसके वेरिएंसेस स्केल को चेंज कर पा रहे हैं, मेथड को चेंज कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, घुमा फिरा के चीज़ वही निकलेगी। ठीक है, तो ओरिजिन को चेंज करने से भी, अगर हम ओरिजिन चेंज भी कर देते हैं तब भी वो उसके पुराने वाले ओरिजिन में ही आ जाएगा, यानी कि बी वी ऑन यू ही बी वाई ऑन एक्स कहलाएगा। सो रिग्रेशन कोफिशिएंट डज नॉट चेंज, रिग्रेशन कोफिशिएंट चेंज नहीं होते हैं, चाहे हम उसके ओरिजिन को चेंज ही कर दे, चाहे उसके नाम बदल दे, पर उसका आत्मा तो वही रहेगी ना, सोल्यूशन तो वही आएगा। सो हम कह सकते हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, यानी कि ओरिजिन से ये इंडिपेंडेंट है, जो ओरिजिन है, जो नाम है, उसको आप बदल सकते हो, पर जो इसका स्केल है उसको आप नहीं बदल सकते। स्केल इसका
इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है जी। और इसी के साथ ये क्वेश्चन की आ जाती है कंक्लूजन, आप लोग इसको रीड कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन अगेन हमें वही चीज़ें पूछ रही है, क्वेश्चन वही है, बस अलग अलग लिखे हुए हैं इसलिए मैंने अलग अलग पेश किए हैं। 2025 में आया था रिग्रेशन की इक्वेशन बताओ और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के बारे में बताओ। उसके बाद यूसेज ऑफ इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की थ्योरी के बारे में पूछ रहे हैं। फिर कोरिलेशन यानी कि यूनिट 3 के तीनों चैप्टर्स का एक एक पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर है। अगर आपका यूनिट 2 देखा जाए उसके अंदर तीनों ही चैप्टर्स हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन और इंटरपोलेशन, तीनों का एक एक पॉइंट 2025 में इन्होंने पूछ लिया। अब रिग्रेशन इक्वेशन तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो रिग्रेशन इक्वेशंस मैथमेटिक इक्वेशंस होती हैं जो हमें रिलेशनशिप बताती हैं बिटवीन द टू वेरिएबल, जैसे जिसकी मदद से एक वेरिएबल हमें पता होता है और एक वेरिएबल की मदद से हम दूसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट करते हैं। तो दो रिग्रेशन लाइंस होती हैं, y ऑन x और x ऑन y। तो ये लिखा हुआ है, आप लोग अब यहाँ से ये खुद ही कर सकते हैं x ऑन y वाला, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक लिखा हुआ है जो मैंने अभी तक आपको ऊपर समझाया। और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये स्लोप होते हैं रिग्रेशन की लाइंस, ये हमें बताती हैं कि कैसे एक वेरिएबल चेंज होता है तो उससे दूसरे पे असर पड़ता है, ये स्लोप्स है। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता देनी है, दोनों ही रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के सेम साइन होते हैं, ठीक है। देयर प्रोडक्ट इक्वल्स द स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन, जो आर की स्क्वायर वाला केस मैंने आपको समझाया था ना, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, आर की स्क्वायर के इक्वल ही हमारे जो रिग्रेशन के कोफिशिएंट्स हैं वो आते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, ओरिजिन से ये इंडिपेंडेंट होते हैं पर स्केल से ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। अब सेकंड पॉइंट जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन की बिजनेस में क्या यूसेज है भाई, हमें वो बताओ। देख लेते हैं। इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन आर स्टैटिकल मेथड्स जिसका हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग एस्टिमेट कर सकें अननोन वैल्यूज़ को फ्रॉम द अननोन डाटा। इंटरपोलेशन क्या होता है कि हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं वैल्यूज़ को विद इन जो हमें डाटा की रेंज गिवन है ना, उस डाटा के अंदर रह के हम उसकी रेंज को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है कि हम आउटसाइड जो डाटा गिवन है उसके बाहर जाके उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है। अब इसका बिजनेस में क्या यूज़ है, दोनों का इस्तेमाल होता है। सेल्स को फोरकास्ट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, बिजनेसेस यूज़ करते हैं इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन का ताकि वो अपने फ्यूचर की सेल्स को ऑन द बेस्ड ऑन पास्ट डाटा एस्टिमेट कर सके कि फ्यूचर में उनकी क्या सेल होगी। अगर उनकी प्रीवियस ईयर्स की सेल का उनको पता है तो फ्यूचर की सेल्स को वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, इसका बिजनेस में क्या यूज़ है, आप लोग डिमांड को फोकस कर सकते हो। कंपनीज एस्टिमेट कर सकती हैं कि फ्यूचर में उनके प्रोडक्ट्स की क्या डिमांड होगी इन टेक्निक्स को यूज़ करके। एग्जाम्पल, जैसे आप डिमांड प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मोबाइल फ़ोन या कपड़ों की आने वाले सालों में क्या डिमांड हो सकती है। थर्ड, आप कॉस्ट का एस्टिमेशन लगा सकते हो, फ्यूचर की प्रोडक्शन की आपको कितनी कॉस्ट आएगी ऑन द बेस ऑफ पास्ट कॉस्ट डाटा आप एस्टिमेट कर सकते हो। फोर्थ, बिजनेस में आप पॉपुलेशन या मार्केट एनालिसिस कर सकते हो। दीज मेथड्स हेल्प करते हैं एस्टिमेट करने में कि पॉपुलेशन की ग्रोथ कितनी होगी, मार्केट का क्या साइज होगा, कौन सी प्लानिंग जो है आपके काम आएगी प्रोडक्शन की या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की, ठीक है ना। तो हर तरह से बिजनेस में ये जो है हमें मदद करता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारी मदद करता है। कंपनीज यूज़ करती हैं इन टेक्निक्स का ताकि वो अपनी फ्यूचर की इनकम, प्रॉफिट और खर्चों का अंदाज़ा लगा पाए, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट हमें पूछा गया था इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन का। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था कोरिलेशन के टाइप्स। तो कोरिलेशन हमें बताता है डिग्री एंड डायरेक्शन रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन चैप्टर 90% सिमिलर है, बस थोड़े फॉर्मूलाज में चेंज अलग अलग हैं, बाकी 90% चैप्टर दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो कोरिलेशन में भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव कोरिलेशन, जब दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो दैट इज अवर पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे ना, तो दैट इज अवर पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव क्या होता है, जब एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज हो जाता है, दैट इज अ नेगेटिव कोरिलेशन। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, नेगेटिव कोरिलेशन। और जीरो कोरिलेशन क्या होता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है दो वेरिएबल्स के बीच में, उसको बोलते हैं जीरो। जैसे कि शू का साइज और इंटेलिजेंस, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, कोई नहीं है, तो यहाँ जीरो कोरिलेशन। फोर्थ आता है लीनियर कोरिलेशन, व्हेन वेरिएबल्स चेंज इन अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब वेरिएबल्स चेंज होते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन में फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप तो उसको लीनियर
कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। कांस्टेंट उनका प्रोपोर्शन होता है जिसमें उन्होंने चेंज होते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, तो वो स्ट्रेट लाइन रिलेशन उनका बन जाता है, ठीक है। और एक आता है नॉन लीनियर कोरिलेशन, यानी कि नॉन लीनियर कौन सा होता है, जब रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल डज नॉट, ऊपर वाले में क्या था, एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बन रहा था, और जो नॉन लीनियर है डज नॉट फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, तो उसको बोलते हैं नॉन लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन की भी आ जाती है कंक्लूजन। अब एक क्वेश्चन और है जो 2023 में इसी तरह का पूछा गया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, पढ़ना आपने खुद है, ठीक है। फर्स्ट वाले में अजम्पशंस हैं, एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन की मैंने आपको ऊपर भी करवाया, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन के वेरियस टाइप्स बताने हैं, और 2 रिग्रेशन लाइंस को फाइंड आउट करना है कि 2 वेरिएबल्स x1 y और y on x कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आंसर अब आपकी स्क्रीन पे है, अजम्पशन, अंडरलाइंग, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन, ठीक है, क्या होंगी, कैसे आप लोग इसको यूज़ करोगे, रीड करो, बहुत आसान भाषा में लिखा है, वही है जो ऊपर हम पढ़ के आए, ठीक है। नो सडन कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगी, एडिक्वेट एंड रिलायबल डाटा होगा। इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कैसे डाटा का यूज़ करते हैं। उसके बाद कोएफिशिएंट एंड कोरिलेशन के क्या वेरियस टाइप है, यानी कि आर के, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर के कैसे कैलकुलेट करते हो, इसके अंदर क्या वेरियस टाइप है। कार्ल पर्सन इसका एक मेथड था, जो मेथड थे वो हम यहाँ पे बता देंगे। कार्ल पर्सन की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में बिलोंग करनी चाहिए। स्पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट इसका एक प्रैक्टिकल का मेथड है, ठीक है, वो यहाँ पे इन्होंने बता दिया। थर्ड कॉन्करेंट डेविएशन वाला हमने एक मेथड किया था, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्यों हमें 2 रिग्रेशन लाइन्स को फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट इवेंट होता है, ठीक है। रिग्रेशन लाइन y on x होती है, दूसरी x on y होती है। तो सब कुछ ऊपर हमने पढ़ा है, और इसी के साथ क्वेश्चन हो जाएगा ये भी कंक्लूड। और इसी के साथ दोस्तों हमारी क्वांट्स की वीडियो हो जाएगी वाइंड अप। मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने की कोशिश की है कि क्वांट्स की क्या थ्योरी है, कौन से प्रैक्टिकल्स की वीडियो है। अब मेरी तरफ से पूरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बुक जो आई है मैंने अपनी तरफ से कवर करवा दी है, पर जैसे ही मार्केट में फाइनल टच आता है मैं लेके आऊँगी, और उसके पिछले कुछ सालों में एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैं कोशिश करूँगी कि एक या 2 वीडियोस के अंदर पूरा फाइनल टच आपका कवर करवाऊँ। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है, हमारी इंस्टा ID का लिंक आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग हमें वहाँ पे जाके मैसेजेस कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।